हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो प्रिंट कल्चर एंड अ मॉडर्न वर्ल्ड, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 5 क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से चल रहा है, उसका पार्ट 3 द प्रिंट रेवोल्यूशन। जैसे प्रिंट में क्रांति आ गई थी एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, राइट, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। राइट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। अब जितनी भी पिक्चर्स इसमें आ रही हैं उसका एक मैं डिफरेंट वीडियो लास्ट में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब देखते हैं व्हाट वाज द प्रिंटर रेवोल्यूशन। प्रिंटर रेवोल्यूशन क्या था? लाइक प्रिंट कल्चर को लेकर आप बोल रहे हैं एकदम एक क्रांति आ गई थी। इट वॉज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट। भाई देखो, प्रिंट कल्चर आया, चीज़ें प्रिंट होने लगी, तो हम नहीं बोल सकते कि केवल एक नॉर्मल डेवलपमेंट था। अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स, मतलब ये आ गई थी, एक नए तरीके से बुक्स जो थी प्रोड्यूस होने लगी थी। बल्कि और इससे ज़्यादा क्या था, इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। इसने तो लोगों की ज़िंदगी को ही बिल्कुल बदल कर रख दिया था। मतलब इतनी छोटी सी बात नहीं है कि प्रिंटेड चीज़ें आने लगी और लोगों के जीवन में कुछ छोटे मोटे बदलाव आए, इसने लोगों की ज़िंदगियों को बदल के रख दिया था। चेंजिंग द रिलेशनशिप टू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। लोगों की इन्फॉर्मेशन, उनकी नॉलेज के साथ उनका जो रिश्ता था, बेसिक उन पे पहले क्या होता था, सुनी सुनाई बात होती थी, बस नॉर्मल, उनकी नॉलेज इतनी होती थी, उनके पास चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी होती थी कि उन्होंने किसी ने उन्हें क्या बता दिया, बहुत थोड़ा बहुत इनके पास रहती थी। लेकिन एक रिलेशनशिप बहुत चेंज हुआ एंड विद इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज़ के साथ भी उनका रिश्ता चेंज हुआ। कैसे? मान लो कि भाई पहले के लोग, अगर हम इस समय की बात करते हैं तो चर्च की हर बात पे कुछ भी उन्होंने बोला, हर बात पे बिलीव करते हैं। और अगर कोई आदमी बिलीव नहीं कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो उसके आगे कुछ भी आवाज़ उठा सके। लेकिन आज जब ये प्रिंट कल्चर आ गया, लोग अपने व्यूज़ को लिखने लगे और जो लिखे हुए व्यूज़ थे उन्हें लोग पढ़ने लगे। और जब लोग उन्हें पढ़ने लगे तो लोगों को अगर वो व्यूज़ सही लग रहे हैं तो वो भी उन व्यूज़ को मानने लगे। तो हमारा अथॉरिटीज़ के साथ, हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ, हमें जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो नॉलेज है, सबके बीच में जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज़्यादा उनमें बदलाव आने लगा। इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर परसेप्शंस। पॉपुलर परसेप्शंस पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। देखो, परसेप्शन क्या होता है कि कोई चीज़ आप मानते हो कि ये ऐसी है तो ऐसी, इसकी वजह से ऐसा होगा। लाइक एक परसेप्शन, मान लो कि ये माना जाता है कि लेडीज़, चलो बहुत छोटा सा सिंपल सा लेते हैं, लेडीज़ का सिंदूर लगाना, बिछुआ पहनना उनके पति की आयु के लिए बहुत ज़रूरी है। एक परसेप्शन है, ये माना हुआ है। लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक कोई चीज़ है? ऐसा नहीं ना। लाइक हर धर्म के लोग तो नहीं पहनते ये सब चीज़ें। तो हर धर्म के लोग अगर नहीं पहनते तो इसका पति की उम्र से तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा रिलेशनशिप है या नहीं है, ये चीज़ तो हम इस तरीके से नहीं मान सकते। एक परसेप्शन था, ये माना जाता था भाई, ठीक है। तो जो पॉपुलर परसेप्शंस थे एंड ओपनड अप, उन्होंने क्या किया था, ओपनड अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इट इन्फ्लुएंस्ड, लाइक प्रिंट कल्चर ने पॉपुलर परसेप्शंस पे और लोगों के ओपन अप कर जाता, उनके माइंड को, लोगों को चीज़ें देखने को, एंड उनका नज़रिया ही बदल जाता। तो लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ दीज चेंजेस। तो चलो देखते हैं वो चेंजेस क्या थे। विद द प्रिंटिंग प्रेस अगर हम बात करते हैं, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो गई थी। पहले क्या होता था, रीडिंग पब्लिक तो थी नहीं, लोग पढ़े लिखे ही नहीं थे, लोगों के पास मटीरियल भी नहीं था, तो पढ़ते कैसे? तो लोग जो थे, लेकिन इससे क्या हुआ, रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई। धीरे धीरे लोगों को पढ़ना आ गया, पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया और बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। अब प्रिंटिंग आने लगी तो पहले हाथ से लिखी जाती थी किताबें, बहुत महंगी पड़ती थी, स्क्राइब्स बहुत पैसा लेते थे, बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज क्या होने लगा, प्रिंट की वजह से कॉस्ट कम हो गई बुक्स की। द टाइम एंड लेबर जो थे रिक्वायर्ड जो थी प्रोड्यूस करने के लिए ईच बुक को, वो केम डाउन हो गई, यानी कि कम हो गई। एंड मल्टीपल कॉपीज़ जो थी कुड बी प्रोड्यूस। अब एक साथ ही बहुत सारी कॉपीज़ जो थी वो प्रोड्यूस होने लगी किताबों की विद ग्रेटर ईज, और काफ़ी आराम से हो जाने लगी थी पहले के मुकाबले। राइट, बुक्स फ्लडेड द मार्केट। अब बुक्स तो इतनी सारी आ गई थी कि मार्केट्स में किताबें भर गई थी, उनकी बाढ़ आ गई थी। एंड रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप, और इस तरीके से लगातार बढ़ती हुई जो पब्लिक थी उनकी रीच में भी आ गई थी। राइट, किताबें सबके हाथों में आ गई बेसिकली। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब लोगों के पास बुक्स आने लगी, बुक्स का उनके पास एक्सेस होने लगा, बेसिकली उनके पास, उनके हाथों में किताबें आने लगी और इससे एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग बढ़ने लगा, लोग पढ़ने लगे। प्रिंट आया तो उससे क्या हुआ, लोगों में किताबें पढ़ने की आदत बनने लगी। अर्लियर पहले क्या होता था, रीडिंग वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स। पहले तो केवल कुलीन लोग, एलाइट्स मीन्स कौन से अमीर लोग होते हैं, कुलीन लोग होते हैं, वही केवल पढ़ते थे। किताबें इतनी महंगी आती थी कि आम पब्लिक तो पढ़ ही नहीं सकती थी। और कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। और पहले क्या होता था, इलाइट्स तो पढ़ लेते थे, लेकिन कॉमन पीपल के पास क्या था, केवल वो जो ओरल कल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, कि कोई पढ़ के सुना देता था वो सुन लेते थे, बस दैट्स इट, इतना ही था उनके पास। दे हर्ड सेक्रेड टेक्सेस। वो क्या सुनते थे, जैसे धार्मिक किताबें, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, कुरान, बाइबल, कुछ भी जो छपा हुआ है धार्मिक किताबें, इस तरह के टेक्सेस को वो सुना करते थे। बेसिकली बैलेट्स रिसाइट किए जाते थे। बैलेट्स जैसे मान लो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, उनके बारे में कुछ बोला, वीर गाथाएं जैसे हम बोल सकते हैं, वीरों के बारे में जो लोग कहानियाँ सुनाते थे, गाथाएं सुनाते थे, तो वो लोग बस उन्हें सुना करते थे। एंड फोक टेल्स है ना,
लोक कथाएं वो भी नरेट की जाती है, नरेट करना होता है, बोल के बताना, उसको सुनाना। नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, नॉलेज तो बेस ओरली ट्रांसफ़र की जाती थी। अब पीपल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी, लोग एक साथ बैठते थे, स्टोरी सुनते थे और सॉ परफॉर्मेंस को देखा करते थे। एज यू विल सी इन चैप्टर 8, जैसा कि आपने चैप्टर 8 में आपको कह रहे हैं देखेंगे, दे डिड नॉट रीड द बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। अब तो हमारी चैप्टर 8 नहीं है इस बुक में, बट होगा तो हम बता देते हैं। वैसे भी पहले के लोगों को जैसे आज हम साइलेंटली किताब लेके बैठ जाते हैं और उसको चुपचाप बैठ के पढ़ते रहते, ऐसा नहीं होता था। मतलब अगर एक आदमी किताब पढ़ा तो सबको पढ़ पढ़ के सुनाता था, दैट वॉज अ कल्चर। ठीक है, कहानियाँ सुना रहा है, बैले सुना रहा है, ठीक है, फॉकटेल्स सुना रहा है, इस तरह की चीज़ें वो सब सुनाया करता था। बिफोर द एज ऑफ प्रिंट बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव, अगर प्रिंट के एज की पहले की बात करें, जब तक प्रिंट नहीं आया था, तो पहले बुक्स केवल एक्सपेंसिव ही नहीं होती थी, बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर्स। इवन वो तो प्रोड्यूस भी नहीं हो पाती थी सफिशिएंट नंबर्स में, हाथ से लिखना बहुत टाइम टेकिंग जॉब थी, तो इतनी बुक्स आ ही नहीं पाती थी। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ पीपल। अब जो था प्रिंट कल्चर आने के बाद बुक्स जो था वाइडर सेक्शन, मतलब बहुत सारे लोगों के हाथों में किताबें आ गई थी। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, अगर पहले से केवल सुनने वाली पब्लिक थी, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अब जो थे रीडिंग पब्लिक भी आ गई थी, लाइक लोग सुनने लग गए थे। बट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक ट्रांजिशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन वॉज नॉट सो सिंपल। क्या इतना आसान होता है केवल रीडिंग पब्लिक से आपका हियरिंग पब्लिक से रीडिंग पब्लिक बनना? इतना आसान था क्या? ये ट्रांसलेशन इतना सिंपल था कि बस किताबें छपने लगी, लोग पढ़ने लगे और बस सब कुछ सिंपल था? नहीं, सिंपल नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि बुक्स तो केवल पढ़े लिखे लोग ही जो थे वो पढ़ सकते थे, रीड तो वही कर सकते थे ना, सुन सकते थे अनपढ़, लेकिन रीड तो कौन कर सकते थे? केवल लिटरेट कर सकते। एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज, हम कहते हैं, वेरी लो थी टिल 20th सेंचुरी। बड़े कम लोग 20वीं शताब्दी तक पढ़े लिखे थे, यूरोप के भी। अब तो जो पढ़े लिखे ही नहीं थे ज़्यादा, तो फिर किताबें कैसे पढ़ते? तो क्या होता था, हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। देखो पब्लिशर का काम क्या है कि बुक्स को प्रिंट करना और उसे बेचना। अब लोग इतने कम पढ़े लिखे हैं, बुक्स क्यों खरीदेंगे फिर? तो किस तरीके से वो उन्हें मनाएं, पब्लिशर्स किस तरीके से उन्हें मनाएं, परसुएट करें कि आप भी कॉमन पीपल जो है सबको, कि भाई आप लोग भी प्रिंटेड किताबें पढ़िए। तो टू डू दिस, ऐसा करने के लिए दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच ऑफ प्रिंटेड वर्क। तो उन्होंने क्या किया, कुछ बातें अपने दिमाग में रखी थी प्रिंटेड वर्क्स को लेकर। इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली इंजॉय कर सके लिसनिंग ऑफ बुक्स बीइंग रीड आउट। तो जो पढ़ नहीं सकते थे तो क्या कर सकते थे, इंजॉय कर सकते थे लिसन करके बुक्स को। सो प्रिंटर्स क्या करने लगे, बिगिन करने लगे पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स। क्यों? क्योंकि देखो कौन किताबें सुनेगा, जिसे कुछ सुनना अच्छा लगेगा। सुनना कैसी चीज़ें अच्छा लगता है? कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है लोगों को, वीर गाथाएँ यानी कि बैलेट सुनना अच्छा लगता है, फॉक टेल्स वही कहानियाँ हो गई, लोक कथाएँ हो गई। तो वो लोग ऐसा मटेरियल छापने लगे। बेसिकली ये हुआ कि जब पब्लिशर्स को लगा कि यार केवल लिटरेट पर्सन पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ बहुत ही ऐसा साइंटिफिक नहीं छापेंगे, केवल साइंटिफिक नहीं छापेंगे, केवल हम ऐसी चीज़ें नहीं छापेंगे जो केवल लिटरेट पीपल ही पढ़े। हम कुछ ऐसा भी छापते हैं जो अनपढ़ लोगों को सुनने में भी अच्छा लगे, जैसे कहानियाँ सुननी अच्छी लगे, वीर गाथाएँ उन्हें सुननी अच्छी लगे, धार्मिक चीज़ें उन्हें सुननी अच्छी लगे, तो वैसे ही छापने लगे। सो प्रिंटर्स बिगिन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स, फॉक टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफेशियसली इल्यूस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। आप इनमें क्या लगना है, पिक्चर्स भी, लोगों को देखना भी अच्छा लगना चाहिए ना किताबों को, तो वो पिक्चर्स के साथ उनको छापने लगे। एंड दीज वर देन संग, फिर वो ये किताबें लोगों गाते थे, रिसाइट करते थे एट गैदरिंग्स में इन विलेजेस एंड टैवरन्स होते शराब खाने जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं ना। ये देखो यहाँ पर दे रखा है, प्लेस वेयर पीपल गैदर टू ड्रिंक एल्कोहल, राइट, जहाँ पर लोग वो शराब पीने आते हैं, वहाँ इकट्ठे होते हैं, फूड सर्व किया जाता है, लोग एक दूसरे से फ्रेंड्स वगैरह से मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं न्यूज़ वगैरह। तो वहाँ पर भी ना क्या होने लगा कि ये सब ना चीज़ें जो थी, कहानियाँ वगैरह या बैलेट वगैरह, वो जो थे सब लोग जो थे वो जो पढ़े लिखे थे वो बोलते थे और लोग उन्हें सुना करते थे। ओरल कल्चर दैस एंटर्ड प्रिंट। अब क्या हो रहा था, ओरल चीज़ें प्रिंट हो रही थी, मतलब जो चीज़ें ओरल में लोगों को कहानियाँ बताती थी वो प्रिंट हो रही थी, और जो कहानियाँ प्रिंट हो रही थी वो ओरल में लोग सुना रहे थे। तो बेसिकली क्या हो रहा था, ये सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो रहा था। ओरल कल्चर दैन एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटीरियल वॉज ओरली ट्रांसमिटेड हो रहा था, मतलब लोगों को बोला जा रहा था। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड। लाइक पहले तो एक बिल्कुल सिंपल था कि ये वाले लोग जो है वो सुनने वाले हैं, ये वाले लोग जो हैं वो बोलने वाले हैं, लेकिन जो सुनने वाले जो सुना करते थे उसे ही प्रिंट किया जाने लगा, और जिस चीज़ को प्रिंट किया जा रहा था उसे ही लोग सुनने लगे। तो एक तरीके से बिटवीन द लाइन थी पढ़े लिखे अनपढ़ वाली, या कहना चाहिए सुनने वाले और बोलने वालों की, वही ब्लर होने लगी, लोग आपस में मिक्स होने लग गए। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकेम
इंटरमिंगल, आपस में इंटरमिंगल होने लग गए थे। रिलीजियस डिबेट्स एंड फियर ऑफ प्रिंट। अब होता क्या था बेसिकली, इसमें ये बताएंगे आपको कि लोग ना अपने हिसाब से अब रिलीजन को थोड़ा सा बोलने लगे, रिलीजियस किताबों को खुद इंटरप्रिटेट करने लगे। पहले क्या चल रहा है, चर्च के पादरी ने जो कह दिया वो फाइनल है, बिकॉज लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है। लेकिन अब जब पढ़ना आ गया, पढ़ने के बाद तो आप कुछ भी पढ़ते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते हैं ना, अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन लेते हैं ना। ऐसे ही लोग एक्सप्लेन करने लगे अपने हिसाब से। जब एक्सप्लेन करते हो तो क्या होता है, कई बार पादरियों को या पंडितों को वो चीज़ें सही नहीं लगती और उसका विरोध किया जाता है। ऐसा ही कुछ विरोध की कहानी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़। प्रिंट से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन हुआ आइडियाज़ का, लोगों के विचारों का, इंट्रोड्यूस हुआ एक नया वर्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन का। क्यों? क्योंकि देखो, मान लीजिए कि प्रिंट करके कोई दोहा लिखा हुआ है, मैंने उस दोहे को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, तुमने अपने हिसाब से किया। अब मैं डिबेट करूंगी तुमसे, मैं कहूँगी कि तुमने गलत तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है और तुम बोलोगे कि नहीं तुमने। तो एक तरीके से डिबेट, डिस्कशन, ये सब भी होने लगे चीज़ों को लेकर। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। अब क्या था कि कोई, मैंने जो बताया, पंडितों से, चर्च के पादरियों से या किसी भी से भी अगर आप डिसएग्री हैं, अगर आप उसकी बात से संतुष्ट नहीं है विद एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज़ के साथ, अगर तो आप वो प्रिंट कर देते हैं अपने आइडियाज़ को और सर्कुलेट कर देते हैं अपने आइडियाज़ को। ये होने लग गया था लोगों ने, है ना। जो भी एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज़ थी उस समय, जिनके हाथ में पावर थी, अगर मान लो कोई राजा भी है, उसके हाथ में पावर है, अथॉरिटी एस्टैब्लिश है, उसके बारे में भी अगर आपको कोई चीज़ सही नहीं लगी और आपने प्रिंट कर दिया, लोगों को पता चलता है उसके बारे में, तो क्या होगा, बाकी लोगों का आपके विचार सही लगेंगे तो आपसे मिल जाएंगे, तो अथॉरिटीज़ तो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। तो थ्रू द प्रिंटेड मैसेजेस दे कुड परसुएट पीपल टू थिंक डिफरेंटली। आप प्रिंटेड मटेरियल के द्वारा, प्रिंटेड मैसेजेस के द्वारा लोग जो थे परसुएट करने लगे, लोगों को मनाने लगे, बताने लगे, जताने लगे, कहना चाहिए कि उनके दिमाग में ये डालने लगे कि आप डिफरेंटली सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कह दिया गया इन लोगों के द्वारा आपको बिल्कुल वही करना है और वही सोचना है। आपका अपना भी दिमाग है, आप सोचिए उस चीज़ को, डिफरेंटली सोचिए एंड मूव दैम टू एक्शन। उन लोगों को एक्शन की तरफ मूव करने लगे। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। इसका तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था लोगों के जीवन पे बहुत अलग अलग तरीके से। नाउ एवरीबडी वेलकम टू द, नॉट एवरी वन वेलकम टू द प्रिंटेड बुक। हर आदमी प्रिंटेड बुक से खुश नहीं था, अभी वो ज़माना भी आया ये। एंड दोज हु डिड, और जो खुश भी थे, ऑल्सो हैड फियर अबाउट इट। उनके मन में भी कुछ ना कुछ किताबों को लेकर डर था। मेनी वर एप्रीहेंसिव, कुछ लोग तो एप्रीहेंसिव मतलब भयभीत थे, डरे हुए थे। ऑफ दीज इफेक्ट्स, इन प्रभावों का, दैट द ईजियर एक्सेस टू द प्रिंटेड वर्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव ऑन पीपल्स माइंड। कि भाई पता नहीं लोग क्या, मतलब कुछ क्या लिखने लगे, क्या लोगों के दिमागों पे उसका असर पड़े, एक ये डर भी था लोगों को। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मान लो मैं बोल रही हूँ कि प्रिंटेड बुक्स अच्छी हैं, लेकिन आज मेरे दिमाग में ये भी तो डर है कि पता नहीं लोग कुछ भी ना लिखने लग जाएं, पता नहीं लोग उसे कुछ भी ना सोचने लग जाएं। जैसे कि आज आप देख रहे हो कि अमेजन वगैरह पे सीरीज़ आ रही है, लाइक वो बहुत अच्छी लगती है कि सीरीज़ आ रही है, वाह हम घर बैठे मूवीज़ देख रहे हैं, पर अब उन मूवीज़ में कुछ भी दिखाने लग गए हैं। ठीक है, सेम है। अब उसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई अब कुछ भी नहीं कर सकते, कोई तो सेंसरशिप होनी ही चाहिए ना। तो ऐसे ही यहाँ इन किताबों पे भी विरोध हुआ कि ऐसे कुछ भी लिखने लगे, लोगों को डर लगने लगा, लोग कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी लोग फिर पढ़ेंगे, उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों के दिमागों पर। इट वॉज अ फियर दैट इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर what was printed and read, then rebellious and irreligious thought might be spread. राइट, अगर मैं राजा हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ तो आएगी कि भाई अगर लोग कुछ भी लिखने लगे तो कहीं मेरे विरोध में ही कुछ ना लिख ले, या मैं पादरी हूँ तो मैं ये ना सोचूँ कि धर्म के विरोध में कुछ ना लिखने लग जाएं, धर्म विरोधी ना आ जाएं यहाँ पर, बागी लोग, रिबेलियस मतलब बागी लोग ना हो जाएं, इरिलीजियस मतलब अधार्मिक ना हो जाएं लोग, ऐसा कुछ ना लिखने लग जाएं। तो ये डर भी उन लोगों के मन में आने लगा था। इफ़ दैट हैपन द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। अगर ऐसा होता है तो अथॉरिटी ऑफ जो वैल्यूएबल लिटरेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन उसको लोग अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके लिखने लग जाएंगे, एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज़ एंड मोनार्क्स के द्वारा, एज वेल एज मेनी राइटर्स और आर्टिस्ट जो भी लिख कर गए हैं। तो ये सब वो सोचते थे कहीं कुछ ना, सब कुछ नया ही ना बन जाए, ऐसा ना हो कि लोग जो हैं जो ये सब चीज़ें पढ़ते थे वो कुछ नया ही इनसे रिलेट करके वो लिख दें और लोग नया ही पढ़ने लग जाए और उसे ही मानने ना लग जाए। ऐसा कुछ उनके डर में एनएग्जाइटी थी। दिस एनएग्जाइटी वाज द बेसिस ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म। और फिर दिस एनएग्जाइटी से लाइक कि कुछ भी लिखा जाए, फिर कुछ भी लोग बागी ना हो जाएं, लोग धर्म विरोधी ना हो जाएं, अथॉरिटीज़ के विरोधी ना हो जाएं, सब सोच के इसका भी विरोध हुआ। प्रिंट लिटरेचर का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ एंड बिगिन टू सर्कुलेट। इस तरीके से क्रिटिसिज्म भी सर्कुलेट नहीं लगा। तो लेट अस कंसीडर द इम्प्लीकेशन। तो क्या हम देखेंगे भाई यहाँ पर क्या असर पड़ा, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है असर, है ना,
ऑफ दिस इन वन स्फेयर ऑफ लाइफ, जीवन के एक भाव में क्या इसका असर पड़ा इन अर्ली मॉडर्न यूरोप में, नेमली जिसे हम बोलते हैं, चलो हम एक पॉइंट देके चलते हैं कि रिलीजन पे इसका क्या असर पड़ता है। अगर हम बात करते हैं इन 1517 की, द रिलीजियस रिफॉर्मर था मार्टिन लूथर, रिलीजियस रिफॉर्मर था मार्टिन लूथर, वेरी इंपॉर्टेंट। 1517 की ये घटना है, उन्होंने लिखा था 95 थीसिस, 95 थीसिस समझ ले किताब उन्होंने लिखी है, राइट, 95 थीसिस करके, जैसे थीसिस पीएचडी में लिखते हैं ना, ऐसी 95 थीसिस उन्होंने लिखी थी क्रिटिसाइज करने के लिए मेनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स को जो रोमन कैथोलिक चर्च में होती थी। ये डर था, यही हुआ, लिखा है इन्होंने, मार्टिन लूथर ने, यही डर था ना कि चर्च वगैरह को कि ऐसा कुछ ना लिखने लगे लोग, मार्टिन लूथर ने लिख दिया। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन चर्च डोर, और उसने क्या किया, मतलब वहाँ पे चर्च के डोर पे पोस्ट भी कर दी, लगा भी दी, कहाँ पर, इन विटनबर्ग में, और इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़, और उसने क्या चैलेंज किया कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आओ डिबेट कर लो। अब चर्च के पादरी को पता है कि कहीं ना कहीं वो गलत हो सकती हैं, तो डिबेट तो नहीं की, मगर इन्हें रोकने की कोशिश की गई। लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर, और क्या हुआ कि देखो रिप्रोड्यूस क्यों किया गया, क्योंकि जिन्हें सही लग रहा होगा उन्होंने दोबारा उसे छापा, रिप्रोड्यूस किया एंड रीड वाइड, लोग उसे खूब ज़्यादा पढ़ने लगे। एंड दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन, क्या हुआ, इससे डिवीजन हो गया विद इन द चर्च एंड टू द बिगनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, एक ग्रुप बन गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का, राइट। ऐसे लोग जो चर्च को अब कहने लगे कि नहीं ये चीज़ें गलत हो रही हैं, प्रैक्टिसेस गलत हो रही हैं, जिसका डर था वही हुआ। लूथर्स ट्रांसलेशन इन न्यू ट्रांसमेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन अ फ्यू वीक्स। अब क्या होता है, लूथर ने क्या किया था, न्यू ट्रांसमेंट किया था, मतलब बाइबल का एक पार्ट है उसको दोबारा से अपने हिसाब से लिखा था उसने, उसकी अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी, उसकी 5000 कॉपी बिक गई कुछ ही वीक्स के अंदर, और जो सेकंड एडिशन अपीयर हुआ वो तो 3 महीने में ही आ गया, लेकिन लोग पसंद कर रहे थे उसे। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, अब लूथर जो था वो तो बड़ा खुश था, उस तो मतलब बहुत ही ग्रेटफुल था, क्या प्रिंट ने तो मज़ा आ गया, बेसिकली मैं जो चाहता था लोगों तक पहुँचे मेरी बात, बहुत तेज़ी से वो पहुँच गई। तो लूथर ने कहा कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, प्रिंटिंग तो भगवान का एक अल्टीमेट गिफ्ट है एंड ग्रेटेस्ट वन है, लाइक सबसे बेहतरीन चीज़ है। सेवरल स्कॉलर्स इन फैक्ट थिंक दैट प्रिंट ब्रॉट अबाउट अ न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर, बहुत सारे स्कॉलर्स ये सोचते थे कि प्रिंट जो है वो लेकर आया नया इंटेलेक्चुअल, मतलब बुद्धि वाला, बौद्धिक, पढ़ा लिखा एटमॉस्फेयर, लोग पढ़ने लगे ना तो बुद्धि आने लगी उनमें, सोच विचार होने लगा, तो इंटेलेक्चुअल जो होता है एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा। एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज़, उसने स्प्रेड किया, मतलब मदद की थी नए आइडियाज़ को फैलाने की। दैट लेड टू रिफॉर्मेशन, और इससे क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, दोबारा सोसाइटी फॉर्म हो रही, एक तरीके से लोग जो थे उनका दिमाग जो था वो चेंज हो रहा था। अब आते हैं लास्ट इसका टॉपिक जो है प्रिंट एंड डिसेंट। अब देखो प्रिंट हुई कोई चीज़ तो लोग विद्रोह तो करेंगे ही। अब प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेट मैनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ, बड़े ध्यान से समझना, प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर, प्रिंट और जो पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर था, धर्म से संबंधित जो भी लिटरेचर था, स्टिमुलेटेड, उसने उत्तेजित किया था, राइट, किस चीज़ को, मैनी डिस्टिंक्टिव यानी विशेष, इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशंस ऑफ फेथ को। आपने बाइबल पढ़ा, आपने अपने हिसाब से उसको इंडिविजुअली इंटरप्रिटेट करना शुरू कर दिया, राइट। डिस्टिंक्टिव मतलब विशेष इंडिविजुअल लोग जो थे, एक तरीके से कह सकते हो, लोगों ने विशेष तौर पे हम कह सकते हैं अपने फेथ को अपने हिसाब से पढ़ के अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेट किया। इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल में भी ये चालू हो गया, लोग पढ़ते थे और ये कहते थे कि जो पादरी जी इसके एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ना वही करेक्ट नहीं है, ये भी हो सकता है इसका मतलब, तो राइट, लिखा तो बहुत पहले जाता है ना, ऋग्वेद है अगर तो वो बहुत पहले लिखा गया, ऋषि मुनियों ने लिखा, लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर लिया, ये इसका मीनिंग है। अब जो थे वो लिटिल एजुकेटेड वर्किंग पीपल भी जो थे इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत जो है उस चीज़ को उन्होंने उत्तेजित किया प्रिंट कल्चर ने, कि लोग जो है पढ़ें और उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगे। अब ऐसा ही एक किस्सा दिया गया है मिनोकियो का। मिनोकियो एक था मिलर था, आटा चक्की वाला था इटली में, है ना, आटा पीसने वाला जो चक्की वाला होता है। बिगिन टू रीड बुक्स, उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, दैट वर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी, आसपास जो किताबें मिलती थी उसने पढ़ना शुरू किया। ही री इंटरप्रिटेटेड द मैसेजेस ऑफ बाइबल, राइट, वही कहानी जो हम बता रहे थे, बाइबल में जो लिखा है उसने री इंटरप्रिटेट किया कि इसका तो ये मतलब होता है, एंड फॉर्मुलेटेड इन अ व्यू, उसने अपना एक व्यू तैयार कर लिया गॉड के प्रति एंड उसके क्रिएशन के प्रति। दैट इनरेग्ड द रोमन कैथोलिक चर्च, जिससे तो बहुत कैथोलिक चर्च वाले जो थे बहुत नाराज हो गए कि नहीं तुम बिल्कुल गॉड के बारे में जो बोल रहे हो इस समय वो गलत है उनके हिसाब से, राइट, चर्च वालों के हिसाब से। जो हमारा जो मिनोकियो है वो कह रहे हैं कि मिनोकियो ने देखो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया गॉड को लेकर, अब चर्च वालों को समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा नहीं तुम गलत हो। व्हेन द रोमन चर्च बिगिंस, जब रोमन चर्च ने क्या किया था,
बिगिन किया इट्स इंक्विजिशन। इंक्विजिशन का मतलब होता है बेसिकली उसकी न्यायिक जांच उन्होंने करी, राइट, अदालत में ले जाके उसकी न्यायिक जांच करी टू रिप्रेस हायरार्कियल आइडियाज। हायरार्कियल आइडियाज उसको आने लगे थे। हायरार्कियल आइडियाज क्या होते हैं? विधर्मी, धर्म से विरोध करने वाले आइडियाज। लाइक वो जो चाह रहे हैं बेसिकली गॉड को जिस तरीके से चाह रहे थे, ये उससे अलग बोल रहा था कुछ, तो इसके आइडियाज़ को रोकने के लिए इंक्विजिशन हुआ, इसको रिप्रेस करने के लिए, इसके आइडियाज़ को, हायरार्कियल आइडियाज़ को रोकने के लिए इसको कुछ मतलब इसकी न्यायिक जांच हुई बेसिकली। तो क्या होता है, मिनोकियो जो था वॉज हॉल्टेड, उसको पकड़ा गया एट ट्वाइस, 2 बार उसको पकड़ा गया, एंड अल्टीमेटली एग्जीक्यूटेड। फाइनली उसे फांसी पे भी चढ़ा दिया मिनोकियो को। देखो मतलब इस तरीके से, है ना, कि इसने धर्म के बारे में किताबें पढ़ी होंगी, अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट किया, इंटरप्रिटेट करके जब तो चर्च वालों को समझ नहीं आया, फिर इस पर न्यायिक जांच रखी गई, इसके आइडियाज़ क्योंकि धर्म विरोधी होने लगे, 2 बार इसे पकड़ा, फाइनली इसे फांसी लगा दी। द रोमन चर्च ट्रबल्ड सच एफर्ट्स ऑफ पीपल रीडिंग एंड क्वेश्चनिंग। अब रोमन चर्च वाले बड़े परेशान हो गए, ऐसे एफर्ट्स होने लगे, पीपल रीड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे फेथ पर, भगवान के ऊपर या हमारे ऊपर, तो फिर उनको तो बड़ा परेशानी हो रही थी। ये सब सोच के इम्पोज उन्होंने कर दिया सेवरल कंट्रोल्स ओवर पब्लिशर्स पे, ये आप ये नहीं छापेंगे, वो नहीं छापेंगे, बुक सेलर्स पे, पब्लिशर्स पे, एंड बिगिन टू मेंटेन एंड इंटेक्स। और उन्होंने ऐसी मतलब इंटेक्स निकालने लग गए जिसमें प्रोहिबिटेड था ये वाली बुक्स जो है 1558 में ना छापी जाएंगी, ना लोग इन्हें पढ़ेंगे, राइट, ना इसके ऊपर और कुछ लिखा जाएगा। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, चलिए बाय बाय।